दोस्तों, अगर हम अपने शरीर से वीर्य का नाश कर देते हैं तो हमारे शरीर की ऊर्जा, ओजस और जीवन शक्ति सब कुछ चला जाता है। अत्यधिक हस्त मैथुन से हमारे शरीर में कमजोरी आ जाती है, किसी काम में मन नहीं लगता और कई प्रकार के नकारात्मक विचार आने लगते हैं। इसके कारण हम विभिन्न बीमारियों से घिर जाते हैं। लेकिन दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो में यह बताने वाला हूं कि आप वीर्य नाश की भरपाई कैसे कर सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको ऐसी 3 औषधियों के बारे में बताऊंगा जिनका 1 महीने तक इस्तेमाल करने से आपके शरीर में वीर्य नाश की भरपाई तेजी से होगी। इससे न केवल आप 90% रोगों से मुक्त हो जाएंगे, बल्कि अधिक उम्र में भी कम उम्र के नजर आएंगे। साथ ही मैं आपको यह भी बताऊंगा कि इन औषधियों का उपयोग किस प्रकार से करना है। दोस्तों, ये औषधियां आपको अपने आसपास ही मिल जाएंगी, तो चलिए शुरू करते हैं। एक समय की बात है, हिमालय की तलहटी में एक महान गुरु रहते थे। वे गुरु आयुर्वेद के बहुत बड़े झांता थे। उनके पास दूर दूर से लोग अपनी समस्याओं का समाधान पाने के लिए आया करते थे। वह गुरु सभी की समस्याओं को ध्यानपूर्वक सुनते और उनका उचित समाधान देते थे। उन गुरु के पास हर बीमारी और समस्या का समाधान था। एक दिन उनके पास एक युवक आया जिसकी उम्र लगभग 18 वर्ष थी, लेकिन अभी से ही उसके चेहरे पर झुर्रियां थीं, आंखें धंसी हुई थी, माथे पर चिंता की लकीरें थीं और उसका शरीर बहुत कमजोर लग रहा था। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो वह कई सालों से बीमार हो। जब वह युवक गुरु के पास पहुंचा तो गुरु ने उससे पूछा, पुत्र क्या हुआ? तुम इतने चिंतित क्यों हो? तब उस युवक ने कहा, महाराज मैं बहुत परेशान हूं, मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि क्या करूं। युवक की यह बात सुनकर गुरु ने कहा, पुत्र तुम अपनी समस्या खुलकर बताओ, मैं अवश्य तुम्हारी समस्या का समाधान करूंगा। फिर वह युवक गुरु के पास बैठ गया और कहने लगा, गुरुदेव मेरी एक बहुत बुरी आदत है। मैं हर दिन हस्त मैथुन करता हूं और इसी आदत के कारण मेरी यह दशा हो गई है। मैंने कई बार इसे छोड़ने का प्रयास किया, लेकिन छोड़ नहीं पाया। इसे छोड़ने के लिए मैंने बहुत सी दवाइयां खाई और कई तरह का इलाज करवाया, जिसमें मेरा बहुत सारा धन भी खर्च हुआ, लेकिन इसके बावजूद मुझे कोई लाभ नहीं हुआ। अब मेरी ऐसी स्थिति हो गई है कि मेरे पास पैसे भी नहीं बचे हैं। युवक की बात सुनकर गुरु ने उसकी समस्या समझ ली और बोले, पुत्र तुमने अपने शरीर की उस शक्ति का नाश किया है जिसका निर्माण होने में वर्षों लगते हैं, लेकिन चिंता मत करो, आज मैं तुम्हें इसे छोड़ने का एक सरल उपाय बताता हूं। इसके साथ ही मैं तुम्हें 3 आयुर्वेदिक औषधियों के बारे में भी बताऊंगा। यदि तुम इनका 1 महीने तक नियमित रूप से सेवन करोगे तो तुम्हारे शरीर की जीवनी शक्ति लौट आएगी और वीर्य का निर्माण तेजी से होगा। फिर गुरु उस युवक से कहते हैं, बेटा यह औषधियां तुम्हें आसानी से मिल जाएंगी, क्योंकि इनका निर्माण हमारी मां प्रकृति ने किया है, इसलिए तुम्हें कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। गुरु की यह बात सुनकर युवक के चेहरे पर मुस्कान आ गई और वह गुरु से कहने लगा, गुरुवर कृपया मुझे इसके बारे में विस्तार से बताइए। तब गुरु ने कहा, पुत्र पहले यह समझो कि वीर्य का नाश करने से क्या होता है। आयुर्वेद में वीर्य नाश का अर्थ है शरीर का नाश संभोग करने या हस्त मैथुन करने के बाद जो पदार्थ निकलता है उसे वीर्य कहते हैं। हमें वीर्य को बचाना क्यों चाहिए? क्योंकि जब भी शरीर से वीर्य निकलता है तो सिर्फ शुक्राणु या अंडाणु ही नहीं, बल्कि शरीर की सबसे अधिक शक्तिशाली ऊर्जा भी निकल जाती है। यह ऊर्जा केवल आपके निचले अंगों में नहीं होती, बल्कि शरीर की हर नस और हर नाड़ी में जीवन शक्ति के रूप में मौजूद रहती है। गुरु ने आगे समझाया, पुत्र हमारे पास आंखें तो हैं, लेकिन अगर आंखों की रोशनी चली जाए तो क्या वे आंखें हमारे काम की हैं? क्या हम उन आंखों से संसार को देख सकते हैं? इसी तरह हमारे पास कान हैं, लेकिन अगर उनमें सुनने की शक्ति ना रहे तो क्या वे कान हमारे काम के हैं? नहीं ना। यही स्थिति इस जीवनी शक्ति की है जिसे तुमने हस्त मैथुन करके अपने शरीर से बाहर निकाल दिया है। इसी शक्ति से हमारे शरीर के प्रत्येक कोशिका को ताकत मिलती है। इसी से हमारी स्मरण शक्ति बढ़ती है, हमारे दिमाग में अच्छे विचार आते हैं और हमारी रचनात्मक क्षमता का विकास होता है। फिर गुरु ने उस युवक से कहा, पुत्र आयुर्वेद में 3 महत्वपूर्ण चरण होते हैं, योग, निद्रा और आहार। यह तीनों चरण जिस नींव पर खड़े हैं उसे ब्रह्मचर्य कहा जाता है। सभी लोग भवन को देखते हैं, लेकिन भवन की नींव को नहीं देखते, जबकि भवन उसी नींव पर टिका होता है। अगर नींव कमजोर होगी तो भवन कुछ ही सालों में गिर जाएगा, और अगर नींव मजबूत होगी तो वह सालों साल खड़ा रहेगा। इसी प्रकार अगर जीवन में ब्रह्मचर्य नहीं है तो स्वास्थ्य का भवन आज नहीं तो कल गिर ही जाएगा। पुत्र
कुछ महीने इस जीवनी शक्ति को बचाकर रखो, फिर देखना कैसे तुम्हारे चेहरे पर तेज आएगा और तुम अपनी उम्र से कम दिखाई देने लग। आयुर्वेद में बताया गया है कि जैसे किसी लकड़ी के घर को जला दिया जाए तो वह राख में बदल जाता है, उसका अस्तित्व खत्म हो जाता है। गुरु ने कहा, पुत्र, वीर्य नाश करने वाले व्यक्ति का चेहरा भी वैसे ही हो जाता है जैसे जल चुकी लकड़ी की राख उसके अंदर का तेज और ओज चला जाता है, जिससे वह कम उम्र में ही वृद्ध दिखने लगता है। फिर गुरु ने समझाया, पुत्र, पूरे दिन भाग दौड़ करने के बाद भी आप उतना नहीं थकते जितना एक बार वीर्य नाश करने के बाद थक जाते हैं। ऐसा लगता है जैसे पूरे शरीर की ऊर्जा बाहर निकल गई हो। महीनों तक पौष्टिक आहार खाने के बाद हमारे शरीर में वीर्य का निर्माण होता है और आप उसे हर दिन नष्ट कर रहे हैं। हमारे शरीर में वीर्य की कोई थैली नहीं होती जैसे पित्त की थैली होती है। इसलिए जब वीर्य शरीर से बाहर निकलता है तो शरीर की हर नस और नाड़ी में तनाव उत्पन्न होता है और यह हमारे शरीर को धीरे धीरे खोखला कर देता है। गुरु ने कहा, पुत्र, हस्त मैथुन से कमर दर्द, सिर दर्द, सोचने समझने की क्षमता में कमी, याददाश्त में कमी और तनाव जैसे कई समस्याएं उत्पन्न होती हैं। इसके कारण शरीर में कई बीमारियां भी जन्म लेती हैं। फिर गुरु ने युवक को समझाते हुए कहा, पुत्र, यदि तुम इस ऊर्जा को बचा कर रखते हो तो शरीर में ऐसा जोश और स्फूर्ति रहती है कि उसे शब्दों में बताना मुश्किल है। इससे चेहरे पर तेज आता है, हर काम को दुगनी ऊर्जा के साथ कर सकते हो और स्मरण शक्ति भी अच्छी रहती है। आयुर्वेद में बताया गया है कि वीर्य का प्रयोग केवल संतान उत्पत्ति के लिए ही होना चाहिए। हालांकि वैवाहिक जीवन में यह पूरी तरह संभव नहीं है, इसलिए 15 से 20 दिनों में एक बार संभोग करना उचित है। इससे आपको ब्रह्मचर्य के लाभ मिलेंगे, लेकिन अगर तुम इस शक्ति का बार बार प्रयोग करोगे तो इसके नकारात्मक प्रभाव देखने को मिलेंगे। गुरु ने आगे कहा, यदि आप रोजाना या 2-3 दिन में हस्त मैथुन या संभोग करते हैं तो इससे आपके स्वास्थ्य पर हानिकारक प्रभाव पड़ते हैं। देखो पुत्र, आप चाहे कितना ही हस्त मैथुन कर लो, लेकिन इससे कभी तृप्ति नहीं होगी। यह एक ऐसी आदत है जिसे जितना करेंगे उतना ही और करने का मन करेगा। यह एक आग है जिसमें जितना घी डालोगे वह उतनी ही भड़कती जाएगी, लेकिन अगर इस आग में घी डालना बंद कर दो तो थोड़ी देर में यह आग शांत हो जाएगी। गुरु ने समझाया, हस्त मैथुन छोड़ने के बाद कुछ दिन तो अंदर बेचैनी रहेगी, परंतु यदि तुम खुद को रोक लोगे तो यह धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी। प्रारंभ में मन को दृढ़ करना होगा, लेकिन बाद में यह तुम्हारे लिए आसान हो जाएगा। इसलिए जब भी तुम्हारे मन में हस्त मैथुन करने का विचार आए तो कोई अन्य कार्य में ध्यान लगाओ, ताकि मन विचलित हो जाए और इस आदत से दूर रह सको। गुरु ने कहा, देखो पुत्र, जब बच्चा छोटा होता है तो वह अपनी मर्जी से कुछ नहीं करता। उसके पिता उसे जो कहते हैं वही वह करता है, क्योंकि पिता को पता होता है कि कौन सी चीज उसके लिए सही है और कौन सी गलत ठीक। इसी तरह आपका मन भी एक बच्चे की तरह होता है जो जिद करता है, लेकिन उसकी डोर आपके हाथ में होती है। अब आप उसकी जिद पूरी करेंगे या नहीं, यह आप पर निर्भर है। अगर आप उसकी जिद को अनसुना कर देंगे तो कुछ समय बाद वह जिद करना छोड़ देगा। इसीलिए आपको अपने मन की हर बात नहीं सुननी चाहिए, बल्कि मन को अपनी बात सुनानी चाहिए। फिर गुरु ने युवक से कहा, पुत्र, हमेशा खुद को व्यस्त रखो, क्योंकि जो लोग व्यस्त रहते हैं उन्हें इन चीजों के लिए समय नहीं मिलता और वे ऐसी आदतों से दूर रहते हैं। इसके अलावा जो चीजें आपको विचलित करती हैं उनसे दूरी बनाकर रखो। जिस तरह की चीजें आप देखते और सुनते हैं उसी तरह के विचार आपके मन में आते हैं। अगर आप साफ पानी में तैरे तो स्वच्छ रहकर निकलेंगे, लेकिन कीचड़ भरे पानी में तैर तो गंदगी लेकर ही लौटेंगे। फिर स्वच्छता की उम्मीद नहीं की जा सकती। इसके बाद गुरु ने युवक से कहा, पुत्र, अब मैं तुम्हें वीर्य नाश की भरपाई कैसे करनी है इसके बारे में बताता हूं। देखो पुत्र, अगर घड़े को भरना हो और उसके नीचे छेद हो तो चाहे आप कितना भी पानी डाल लो वह नहीं भरेगा, क्योंकि वह पानी उस छेद से बाहर निकल जाएगा। इसी तरह वीर्य नाश की भरपाई के लिए सबसे पहले इस छेद को बंद करना होगा, यानी वीर्य नाश को रोकना होगा। गुरु ने कहा, पुत्र, इसके बाद आपको फल और औषधियों का सेवन करना है। खाने में जितना हो सके उतना पौष्टिक भोजन करो, क्योंकि जितना पौष्टिक आहार लेंगे उतना ही जल्दी और गाढ़ा वीर्य बनेगा। सभी प्राकृतिक मीठी चीजें वीर्य बढ़ाने में सबसे ज्यादा असरदार होती हैं, जैसे पका हुआ केला, खजूर, आम और चीकू। इसके अलावा दूध से बने पदार्थों जैसे दूध, दही, पनीर, मक्खन और खोया का सेवन भी जल्दी वीर्य बढ़ाने में सहायक होता है। गाजर का हलवा, खीर, खोए की बर्फी और काली उड़द की दाल भी बेहद फायदेमंद है।
सब्जियों में भिंडी, अरबी, कटहल और शकरकंदी का सेवन भी वीर्य को जल्दी बढ़ाता है। फिर गुरु ने कहा, बेटा, आयुर्वेद में वीर्यवर्धक औषधियों का भंडार है, लेकिन इनमें से 3 औषधियां अत्यंत महत्वपूर्ण हैं जिन्हें महिला और पुरुष दोनों ले सकते हैं। इसके बाद गुरु ने युवक से कहा, पुत्र, अब मैं तुम्हें इन तीनों औषधियों के बारे में विस्तार से बताता हूं। सबसे पहली औषधि है अश्वगंधा और शतावरी। यह वीर्य की भरपाई में अत्यंत सहायक होती है। अश्वगंधा एक प्रभावशाली आयुर्वेदिक औषधि है जिसका उपयोग ढेरों बीमारियों को दूर कर और स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए किया जाता है। इसमें एंटी ऑक्सीडेंट, एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटी स्ट्रेस और एंटीबैक्टीरियल गुण होते हैं जो शरीर को कई तरह से लाभ पहुंचाते हैं। अश्वगंधा शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, दिमाग की कार्यक्षमता में सुधार करता है, तनाव से राहत देता है, अच्छी नींद लाता है, डिप्रेशन दूर करता है और कई अन्य बीमारियों का नाश करता है। गुरु ने आगे कहा, पुत्र, अश्वगंधा आपके स्पर्म काउंट को भी बढ़ाता है। फिर गुरु ने युवक को शतावरी के बारे में बताया। पुत्र, शतावरी एक औषधीय जड़ी बूटी है जो महिलाओं के लिए विशेष रूप से लाभकारी है। इसके सेवन से वजन घटाना, माइग्रेन का समाधान, डायबिटीज कंट्रोल और यौन क्षमता में वृद्धि जैसे लाभ होते हैं। फिर गुरु ने कहा, पुत्र, आपको अश्वगंधा और शतावरी का प्रयोग इस प्रकार करना है। इन दोनों का पाउडर बना लें और रोज एक छोटी चम्मच पानी में मिलाकर पी ले। गुरु उस युवक से कहते हैं, पुत्र, दूसरी औषधि है शिलाजीत। आयुर्वेद में कहा गया है कि माचिस की तीली पर जितना मसाला होता है बस उतनी सी मात्रा में शिलाजीत लेनी चाहिए। शिलाजीत एक आयुर्वेदिक औषधि है जिसका सदियों से इस्तेमाल शरीर में ताकत बढ़ाने, प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करने और यौन स्वास्थ्य बेहतर बनाने के लिए किया जाता रहा है। यह एक चिपचिपा काले रंग का टार जैसा पदार्थ है जो ऊंची पर्वत श्रृंखलाओं की चट्टानों में पाया जाता है। शिलाजीत टेस्टोस्टेरोन को बढ़ाता है, दिमाग की क्षमता को बढ़ाता है और स्पर्म काउंट में वृद्धि करता है। फिर गुरु कहते हैं, पुत्र, तीसरी औषधि में अश्वगंधा, शतावरी, सफेद मूसली और कोच के बीज शामिल हैं। इन चारों का मिश्रण तैयार करना है। इन सभी को बराबर मात्रा में लेना है, जैसे 50 ग्राम अश्वगंधा, 50 ग्राम शतावरी, 50 ग्राम सफेद मूसली और 50 ग्राम कोच के बीज। फिर इसमें 200 ग्राम धागे वाली मिश्री का पाउडर मिलाकर अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। इस मिश्रण का 1 चम्मच रोजाना सोने से आधे घंटे या 1 घंटे पहले हल्के गुनगुने दूध के साथ लेना है। यदि आप दूध का सेवन नहीं करते हैं तो इसे पानी के साथ भी ले सकते हैं। गुरु युवक को समझाते हैं, पुत्र, इन तीनों चीजों को एक साथ कभी नहीं लेना। जैसे 1 महीने अश्वगंधा और शतावरी लो, फिर अगले महीने में शिलाजीत का सेवन करो और उसके अगले महीने में अश्वगंधा, शतावरी, सफेद मूसली और कोच के बीज का मिश्रण लो। अंत में गुरु कहते हैं, पुत्र, अगर तुम इन बातों का ध्यान रखोगे और नियमित रूप से इन औषधियों का प्रयोग करोगे तो 3 महीनों के भीतर तुम्हारी सभी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। तुम्हारा चेहरा चमकने लगेगा और तुम्हारा शरीर रोगों से मुक्त हो जाएगा। गुरु की बातें सुनकर युवक ने उन्हें धन्य दिया और अपने घर लौट गया। दोस्तों, मात्र 2 ही दिन में आपके खुद के शरीर से सारी बीमारियां और सारे रोग खत्म हो जाएंगे और आप पहले जैसे ऊर्जावान और ताकतवर महसूस करोगे। लेकिन यह सब 2 दिन में कैसे करना है? एक बार एक गुरु, जो कि आयुर्वेद के बड़े ही जानकार व्यक्ति थे, वह अपने शिष्यों को उपदेश दे रहे थे और कह रहे थे, अब आपको तो पता ही है कि पहले प्राचीन समय में किताबें नहीं हुआ करती थीं। गुरु अपने सभी शिष्यों को बिना किताबों के ही ज्ञान दिया करते थे और वह ज्ञान आज हम किताबों में भी नहीं मिलता है। ऐसे में वह गुरु उन सभी शिष्यों को कह रहे थे कि बच्चों, क्या आप सभी लोगों को पता है कि हम लंबे समय तक स्वस्थ कैसे रह सकते हैं? तो उनके शिष्यों ने कहा कि गुरुदेव, हमें पता नहीं है, लेकिन आप हमें इसके बारे में विस्तार से बताइए। तब गुरु ने कहा कि एक छोटा सा नियम है जो हमें अनेकों बीमारियों से दूर रखता है और हम लंबे समय तक जवान रह सकते हैं। जो भी व्यक्ति इस नियम का पालन करता है वह वृद्धावस्था में भी युवा दिखाई पड़ता है। उसके चेहरे पर तेज रहता है, उसकी त्वचा में एक चमक रहती है, वह हर समय ऊर्जा से भरपूर रहता है। और जो व्यक्ति इस नियम का पालन नहीं करता है वह भरी जवानी में ही वृद्ध दिखाई देने लगता है। उसके बाल सफेद हो जाते हैं, चेहरे पर झुर्रियां पड़ जाती हैं, त्वचा रूखी हो जाती है और वह हमेशा थका थका महसूस करते हैं। इसीलिए आज जो मैं तुम्हें नियम बताने वाला हूं उसे तुम बड़े ही ध्यान से सुनना, क्योंकि यह एक छोटा सा नियम आपके पूरे जीवन को बदल सकता है। तभी एक शिष्य ने कहा कि गुरुदेव, क्या वह नियम सरल है?
क्या उसे हम सभी आसानी से अपना सकते हैं? शिष्य की बात सुनकर गुरु मुस्कुराए और बोले, हाँ, यह नियम बहुत सरल है और इसे हर व्यक्ति अपना सकता है। तुम भी अपना सकते हो, बस तुम्हें इसका ठीक से पालन करना आना चाहिए। तभी वह शिष्य बोला कि गुरुदेव, लेकिन वह नियम क्या है? तब गुरु ने बताया कि वह नियम है कि हमें में भूखा सोना चाहिए। गुरु की बात सुनकर शिष्य घबरा गया और गुरु से बोला कि गुरुदेव जी, आप क्या कह रहे हैं? भूखा सोना है? मुझसे तो इस नियम का पालन नहीं होगा, क्योंकि मैं तो भूखा नहीं सो सकता हूं। शिष्य की बात सुनकर गुरु फिर मुस्कुराए और बोले, पहले तुम मेरी पूरी बात तो सुनो। तुम इस पूरे नियम के बारे में तो समझो। मैं तुम्हें यह थोड़ी कह रहा हूं कि तुम सुबह भोजन करो और इसके बाद भोजन ही ना करो और रात को भूखे सोने जाओ। फिर गुरु ने सभी शिष्यों से कहा, अब आप सभी लोग मेरी बात को ध्यान से सुनो। और फिर गुरु ने बताना शुरू किया, अब तक आपने अपने जीवन शैली में जो भी बदलाव किए हैं, जिन नियमों का पालन किया है, उन सभी में से जो आज का नियम है वह महत्वपूर्ण है। यह आपको बहुत अधिक लाभ देगा। यह नियम कोई कठिन नियम नहीं है, आप सरलता से इसका पालन कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको इस बारे में पता होना चाहिए कि हमारे शरीर में एक प्राण शक्ति होती है जो हमारे सभी कार्यों को संपादित करती है। जैसे कि जब हम भोजन करते हैं तो वह प्राण शक्ति हमारे भोजन को पचाने में लग जाती है। हम कोई दिमाग का कार्य कर रहे होते हैं तो उस समय वह प्राण शक्ति उस दिमागी कार्य को ठीक तरीके से संचालित करने में लग जाती है। जब हम दौड़ रहे होते हैं तो दौड़ते समय भी हमारी जो प्राण शक्ति है वह कार्य करती है। वह प्राण शक्ति हमारे शरीर के हर कार्य को संपादित करती है। लेकिन यहाँ पर एक बात समझने वाली यह है कि प्राण शक्ति केवल एक समय में एक ही कार्य कर सकती है। अगर आप भोजन करते हैं और भोजन करने के तुरंत बाद अगर आप कुछ गहरी सोच में पड़ जाते हैं तो आपके पाचन तंत्र पर इसका प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि जो प्राण शक्ति है वह पूरे तरीके से पाचन पर लग ही नहीं पाती है। उसे तो आपने बांट दिया है। प्राण शक्ति का काम था कि जो भोजन आपने खाया है वह उसको पचाए, लेकिन आप तो गहरी सोच में डूब गए और प्राण शक्ति को एक नया काम मिल गया। अगर आप भोजन करने के बाद कोई शारीरिक परिश्रम करना शुरू कर देते हैं या फिर तेज तेज चलना शुरू कर देते हैं तो यह भी ठीक नहीं है, क्योंकि प्राण शक्ति जो पूरी तरह से पाचन पर लगती थी वह अब आपके तेज चलने पर खर्च हो रही है। इसीलिए आपको भोजन करने के बाद बहुत तेज नहीं चलना है, नहीं तो आपकी प्राण शक्ति आपके तेज चलने की तरफ आकर्षित हो जाएगी। इसीलिए आपको भोजन करने के बाद धीरे धीरे ही टहलना है। इसके बाद गुरु ने उन शिष्यों को कहा कि यह तो तुम्हें समझ में आ गया होगा कि प्राण शक्ति एक समय में एक ही कार्य कर सकती है, लेकिन जब आप देर रात में भोजन करते हैं, देर से आप खाना खाते हैं, तो पता है क्या होता है? इससे हमारे शरीर पर 3 प्रभाव पड़ते हैं। अब आप सभी इन 3 प्रभावों को ठीक से समझो। पहला प्रभाव जो हमारे शरीर पर पड़ता है वह यह है कि जो आपकी जठराग्नि होती है वह सूर्य के साथ काम करती है। यानी कि जैसे जैसे सूर्य का उदय होता है तो आपकी जो पाचन अग्नि है वह बढ़नी शुरू हो जाती है। दोपहर में वह बढ़ जाती है और संध्या काल में वह थोड़ी मंद पड़ जाती है। इसीलिए संध्या काल में हल्का भोजन करना ठीक रहता है। और आपको यह भी ध्यान रखना होता है कि आपको शाम का भोजन सूर्य अस्त होने से पहले ही कर लेना है। अगर सूर्य अस्त हो गया तो आपकी जो जठराग्नि है वह बिल्कुल कम हो जाएगी, और उस मंद जठराग्नि में जब आप भोजन करते हैं तो वह भोजन ठीक से नहीं पचता है। अगर आपने सात्विक भोजन भी किया होगा तो वह भी नहीं पचता है, क्योंकि उस समय जठराग्नि मंद थी, इसीलिए भोजन ठीक से नहीं पचता है और वह शरीर में लंबे समय तक पड़ा रहता है, ज्यादा समय तक रुका रहता है। इसी वजह से वहां पर सड़न पैदा होने लगती है और वही सड़न हमारे लिए विषाद का कारण बनती है। यह आपके शरीर के लिए हानिकारक होती है। इसीलिए आपको समझना है कि आप अगर सूर्य अस्त होने से पहले भोजन करते हैं तो जठराग्नि ठीक रहती है और भोजन ठीक से पचता है। दूसरा प्रभाव जो आपके शरीर पर पड़ता है वह यह है कि रात्रि के समय जो आपकी प्राण शक्ति है वह हीलिंग में लगनी चाहिए। यानी कि शरीर में जो मरम्मत होनी है, शरीर में जो टूट फूट होती है, उसकी मरम्मत में वह प्राण शक्ति लगनी चाहिए। लेकिन अक्सर लोग क्या करते हैं, भोजन करते हैं और सो जाते हैं, जो कि बहुत गलत है। क्योंकि मैंने आपको पहले बताया कि प्राण शक्ति एक समय में एक ही कार्य करती है। लेकिन जब आप खाना खाकर तुरंत सो जाते हैं तो आपकी यह प्राण शक्ति पूरी तरह भोजन को पचाने में लगी रहती है और इस वजह से वह हीलिंग का कार्य जो है वह नहीं कर पाती है, शरीर की मरम्मत नहीं कर पाती है। और जब वह प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है, यानी कि आप खाते हैं और सो जाते हैं,
तो फिर बहुत सारी बीमारियां शुरू होने लग जाती हैं। क्योंकि आपके शरीर की मरम्मत हो नहीं पाती है, आपकी प्राण शक्ति ठीक से अपना कार्य नहीं कर पाती है, वह हीलिंग मरम्मत का कार्य नहीं कर पाती है और इसी वजह से अनेक बीमारियां पैदा हो जाती हैं। तीसरा प्रभाव जो हमारे शरीर पर पड़ता है वह यह है कि जब आप भोजन करने के तुरंत बाद सोने चले जाते हैं तो आपका दिमाग कहता है कि मुझे तो नींद चाहिए, और आपका शरीर भी यही कहता है कि मुझे तो नींद चाहिए। लेकिन आपका पाचन तंत्र क्या कहता है? क्या अभी मैं सक्रिय हूं? मुझे तुमने काम दिया है, अब इस काम को मुझे करना है, तो आप भी जागते रहोगे, तभी तो मैं अपना कार्य ठीक से कर पाऊंगा। यानी कि दो विरोधाभास स्थितियां पैदा हो जाती हैं। दिमाग की तरफ से तो सो जाओ और पेट की तरफ से जागो। ऐसी स्थिति में नींद गहरी नहीं हो पाती है, और गहरी नींद ना होने के कारण शरीर को आराम भी नहीं मिल पाता है। आप सो तो जाते हैं 7 घंटे या 8 घंटे, लेकिन सुबह उठने में आपको कठिनाई होती है। आप दिन भर ऊर्जावान महसूस भी नहीं कर पाते हैं, और ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि रात भर प्राण शक्ति ठीक से शरीर की मरम्मत, शरीर की हीलिंग का काम नहीं कर पाई। आपकी जठराग्नि, आपकी प्राण शक्ति पूरी तरह से पाचन तंत्र पर केंद्रित रही। उसने पूरी रात भोजन को पचाने में ही अपना समय दिया, और फिर जैसे आप सुबह उठते हैं तो उठते ही फिर कुछ खा लेते हैं, और इसी वजह से बार बार खाने से हमारी प्राण शक्ति पूरी तरह से पाचन पर ही लगी रहती है, और शरीर के दूसरे कार्य मंद पड़े रहते हैं जो कि शरीर के लिए बहुत जरूरी थे। यह 3 प्रभाव थे जो हमारे शरीर पर पड़ते हैं। अगर आप सूर्य अस्त होने के बाद भोजन करते हैं और भारी भोजन खाते हैं तो इससे आपकी पाचन प्रणाली पूरी तरह से बिगड़ जाती है, खत्म हो जाती है, और फिर आप इसे ठीक करने के लिए चूर्ण लेते हैं, अनेक प्रकार के तरीके अपनाते हैं, तब भी यह ठीक नहीं हो पाती है। लेकिन जो स्वाभाविकता है उस पर तो आप ध्यान ही नहीं देते हैं। स्वाभाविक प्रणाली जो परमात्मा ने आपको दी है, जिससे आपका शरीर खुद ही खुद को साफ कर लेता है, खुद ही खुद की बीमारियों को ठीक कर लेता है। फिर गुरु सभी शिष्यों से कहते हैं कि अब मेरी बात को ध्यान से सुनो। शरीर अपनी बीमारियां अपने आप ठीक करेगा, लेकिन उसके लिए तुम्हें क्या करना है, इस बात को समझो। इसके लिए आपको शाम 6 बजे से पहले अपना आहार लेना है। अगर आप शाम 6 बजे से पहले भोजन कर लेते हैं तो उसके बाद आप 9 से 10 बजे तक सोने के लिए जाते हैं, तो आपके पास लगभग 3 घंटे का समय होता है। और जो ये 3 घंटे का समय होता है, इसमें जो भी आपने हल्का फुल्का भोजन किया है वह आपके पेट से नीचे उतरना शुरू हो जाता है, और उसका अर्थ यह है कि भोजन ठीक से पच जाता है। यानी कि आपने 7-8 बजे भोजन किया तो आपका आधा भोजन 10 बजे पच गया, और जो बचा वह रात्रि के 1 बजे तक पच गया। और 1 बजे के बाद जो आपकी प्राण शक्ति है वह मरम्मत का कार्य करेगी, वह हीलिंग का कार्य करने लग जाएगी। फिर गुरु उन सभी शिष्यों से कहते हैं कि आपकी प्राण शक्ति अपने कार्य को ठीक तरीके से करें। उसके लिए आप 2 तरीकों से भूखे रह सकते हैं। मैं आपको उपवास करने के लिए नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि उपवास करना सबके लिए संभव नहीं है। जो मैं आपको बता रहा हूं उसको कहा जाता है अर्ध उपवास, या इसे पथकालीन उपवास भी कहते हैं। इसमें आपको जो उपवास करना है वह उपवास आपको 16 घंटे का करना होता है, और इसकी शुरुआत आप ऐसे कर सकते हैं कि आपने शाम को जो भोजन किया था 7 बजे, उसके बाद अगले दिन आप 7 बजे ही भोजन करें। क्योंकि जब आप 7-8 बजे भोजन कर लेते हैं तो वह भोजन आपका रात्रि में 1 बजे तक पच जाता है। उसके बाद आपके शरीर के पास लगभग 6 घंटे होते हैं, और इस 6 घंटे में प्राण शक्ति शरीर की मरम्मत का कार्य करती है। आप शाम को 7-8 बजे भोजन करें और उसके बाद सुबह 7-8 बजे भोजन करें, और यह नियम हर कोई अपना सकता है। यह बिल्कुल सरल है। लेकिन अगर आप रात को 8 या 9 या फिर 10 बजे भोजन खाते हैं तो आप अपने इस नियम को बदलें और 7 बजे भोजन खाना शुरू करें, क्योंकि यह छोटा सा नियम आपके जीवन में बड़ा बदलाव करेगा। दूसरी सारी चीजें बाद में, पहले अपने शरीर के स्वाभाविक प्रणाली को ठीक करना है। अगर आपको इस नियम से और भी ज्यादा फायदा लेना है तो आप शाम 7-8 बजे भोजन कीजिए और उसके बाद सुबह 11 बजे भोजन करिए। अगर आप 7 से 11 बजे भोजन करते हैं तो आपके शरीर के पास 16 घंटे होते हैं, जिसमें वह भोजन का पाचन भी करेगा, और उस भोजन को पचाने के बाद वह रिपेयरिंग का काम करना भी शुरू कर देगा। इस प्रकार से जब आप अपने शरीर को आराम देते हैं, पाचन तंत्र को रिलैक्स होने देते हैं, तो प्राण शक्ति को अपना कार्य करने देते हैं। यह प्राण शक्ति आपके पूरे शरीर को प्रभावित करेगी, पूरे सिस्टम को ठीक करेगी, और आपको यह प्रभाव 15 से 20 दिन में दिखना शुरू हो जाएगा। अगर आपको कोई गंभीर बीमारी है तो वह ठीक होना शुरू हो जाएगी,
अगर आपकी त्वचा खराब है तो वह भी ठीक होने लगेगी। आपकी त्वचा ग्लो करेगी। अगर आपके बाल बहुत ज्यादा झड़ते हैं तो आपके बाल भी मजबूत होंगे, और अगर आपके बाल सफेद हो चुके हैं तो वह भी धीरे धीरे काले होना शुरू हो जाएंगे। अगर आप बहुत थका थका महसूस करते हैं तो आप ऊर्जावान महसूस करने लगेंगे। अगर आपको कोई मानसिक समस्या है, चिंता है, तनाव है, तो आपकी चिंता और तनाव भी दूर हो जाएगा।